वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय टुडेज सेशन। स्वागत है आपका ऋषि द क्रिएटर की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम इकट्ठे हुए हैं समझने के लिए भारत। बेहद आसान, बेहद सरल। चौथी कक्षा से पढ़ते आए होंगे कि भाई भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। यह भारत का राजनैतिक मानचित्र का अध्ययन माना जाता है। जब हम राज्यों के विषय में पढ़ते हैं तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो मानचित्र होता है वह मूलतः दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है राजनैतिक। प्राकृतिक को जो है हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप और राजनैतिक को हम लोग समझते हैं पॉलिटिकल मैप के तहत। तो आज मैं जो बात करने आया हूं वह प्राकृतिक मानचित्र के आधार पे, मतलब अंग्रेजी में कहा जाए कि भाई टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, भारत के प्राकृतिक मानचित्र का अध्ययन। क्यों? कारण स्पष्ट है। हमें अगर अपने राष्ट्र को समझना होगा तो सिर्फ राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं समझना होगा, वनिस्पत की हमें समझना होगा भौगोलिक दृष्टिकोण से। चूंकि अब आप एक मूल अंतर समझे, राजनैतिक मानचित्र सिर्फ और सिर्फ शासन प्रणाली, सीमा रेखा इत्यादि को निरूपण करता है, लेकिन भौगोलिक मानचित्र के आधार पे जब आप देश को समझते हैं तो आप इसके आसपास की बनावट और इसके अंदर की बनावट को समझते हैं कि आखिर कौन सा क्षेत्र किस प्रकार के भूभाग को आच्छादित करता है, आच्छादित रहता है। तो सबसे पहले मेरे जो बताने का तरीका होता है, वॉट एवर द प्रोसेस और वॉट एवर द मेथड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, सबसे पहले हम समझेंगे बाहर से, मतलब कि भौगोलिक तौर पे भारत के बाहर के भारत के जो सीमा पर के भूभाग हैं वह मूलतः किन किन राष्ट्रों से सटे हुए हैं। अब शुरुआत करते हैं। अब जैसे भारत के उत्तर में भौगोलिक तौर पे कौन सा राष्ट्र है? चीन है, नेपाल है और भूटान है। बोलिएगा बिल्कुल सर। उत्तर के बाद दक्षिण में आ जाइए तो आप बोलिएगा कि सर जल में जो है हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, और भूमि के तौर पे श्रीलंका है। ये सामान्य लोग जानते होंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि श्रीलंका और मालदीव, यह जो दो राष्ट्र हैं वह द्वीप समूह राष्ट्र है। वह क्या है? आइलैंड कंट्री है। क्यों? चूंकि मालदीव यहाँ आपको दिख रहा होगा। मैंने मानचित्र इसीलिए लिया है अभी कि मैं तुमको बिल्कुल दिखाऊं, मैं तुमको एहसास कराऊं कि कहाँ क्या है। रटना नहीं है, आत्मसात करना है। यह जो क्षेत्र है यह मालदीव है, द्वीप समूह है। श्रीलंका है, चारों तरफ से जल है, द्वीप समूह। मतलब भारत दक्षिण में दो द्वीप राष्ट्रों से संबंध रखता है, श्रीलंका और मालदीव। चलो ठीक है, उत्तर हो गया। पूरब क्या है? म्यांमार, जिसे बर्मा कहते थे। यहाँ पे आपको म्यांमार दिख रहा होगा, और यह बांग्लादेश। यह क्या है? बांग्लादेश। यह पूरब का हो गया। पश्चिम में कोई और नहीं, हमारा प्रिय मित्र, बहुत ही मधुर संबंध जिनसे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, जिसके साथ हमारे संबंध बिल्कुल ही हमेशा अस्त व्यस्त होते हैं। और आप यह भी मान सकते हैं कि अरब सागर, और पूर्व में बांग्लादेश को रख लो, म्यांमार को रख लो, और बंगाल की खाड़ी। यह आपकी भौगोलिक स्थिति हुई भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। बोलोगे चलिए सर, एकदम ओके सर, नो प्रॉब्लम, याद रह गया। अब इसके बाद आता है बड़ा मज़ेदार चीज़, जिसको मैं बहुत सरलता के साथ समझाऊंगा। और सुनना, क्योंकि इतने तथ्य आज मिलने वाले हैं ना कि कोई भी प्रारंभिक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाले एग्जामिनेशन होते हैं उसको क्रैक कर लो। अभी जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, सामान्यतः स्मार्टफोन से देखते होगे। बोलोगे हाँ सर, स्मार्टफोन से तो देखते हैं आपके वीडियोस को। तो आजकल एक बड़ा फ़ोटो खींचने में एक टर्म यूज होता है, जियो फोटो, जियो टैग करना। जियो टैग का मतलब क्या है? जियो नहीं, जियो टैग का मतलब होता है कि पहले तो प्रक्रिया समझनी है। हम अपने मोबाइल में जीपीएस को ऑन कर देते हैं, नेट ऑन करते हैं, जीपीएस ऑन करते हैं, उसके बाद फ़ोटो खींचिए।
फिर उस फोटो को गैलरी में जाके खोलिए, उसके डिटेल को चेक कीजिए, आपको लोकेशन दिखेगा। लोकेशन का अर्थ होता है कि वह इस बात को बताता है कि वह तस्वीर कहाँ खींची गई है। अब वो कैसे पता चलेगा? वह पता चलने का तो भाई कॉन्सेप्ट यही है कि यह पृथ्वी है सर, ग्लोब है, सिंबॉलिक, ये जो है अक्षांश है, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण मान लो देशांतर है। अब मैं इस तरह से नहीं बना रहा हूँ ताकि कि आप बोलिए कि सर गलत बता रहे हैं, मैं एक 2 डायमेंशनल बना रहा हूँ। अब कोई चीज़ यहाँ है ऐसे कर, इसका मतलब क्या हो गया? अब ये देशांतर है तो ये पहली और आखिरी सीमा, और अक्षांश में ऊपर और नीचे ले लिए। तो अगर हम यह रेंज लिख देते हैं x x डैश y y डैश, मतलब यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह चीज़ जो है वहीं अवस्थित है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी पर चूंकि पूरब से पश्चिम अक्षांश, उत्तर से दक्षिण देशांतर रेखाएं हैं, तो अगर भारत कहीं निवास करता है तो स्वाभाविक है कि यह अक्षांश और देशांतर की स्थिति के बीच में होगा। तो अब हम लोग याद करेंगे कि भाई इसका अक्षांश और देशांतर का फैलाव क्या है, इसका अक्षांश और देशांतर का क्या फैलाव क्या है, यह कहाँ निवास करता है, यह कहाँ निवास करता है, इस चीज़ को समझें। तो अब इस चीज़ को आपको याद रखने की ज़रूरत है कि भारत जो है इसका अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति मतलब मैं इस स्थिति की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ये जो इधर मैप है यहाँ से लेकर और यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। अक्षांशीय, चूंकि मैं इसीलिए एकदम तोड़ के समझा रहा हूँ, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, बिल्कुल आसानी से समझो। अक्षांशीय स्थिति मतलब कि जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाके कितने अक्षांश पे है और दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर है। तो वह है अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब एक चीज़ तुमको याद रखना है कि जो इस तरह के अंक लिखे जाते हैं अक्षांश और देशांतर के, तो वो डिग्री, मिनट और सेकंड में रहते हैं। मतलब अगर 36 डिग्री 7 मिनट 12 सेकंड, तो 36 के ऊपर डिग्री, मिनट के ऊपर 1 डंटा और सेकंड के ऊपर 2 डंटा। ये चीज़ याद रखना है कि ये डिग्री को निरूपित करता है, एक जो है वो मिनट को, और जो 2 है वह सेकंड को। एकदम टेक्निकल टर्म बता रहे हैं, इस चीज़ को याद रखना कि डिग्री, मिनट, सेकंड का निरूपण क्या है। तो डिग्री के लिए शून्य टाइप का 0, 1 1 रहेगा और 2 डंटा रहेगा, तो क्या रहेगा आपका सेकंड के रहेगा, बिल्कुल ही भारतीय स्टाइल में, सरल स्टाइल। तो यह 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, अब सेकंड को मैंने नहीं रखा है, से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। मतलब इसके कथनानुसार यह जो आप यहाँ पे कन्याकुमारी देखते हैं वह कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट मतलब यहाँ है, ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट मतलब यहाँ है। लेकिन यह जो पैमाना है यह भारत के मुख्य भूमि का है, यह भारत के मुख्य भूमि का है, क्योंकि अगर आप भारत में अंडमान और निकोबार को भी लेके चले, चूंकि यह द्वीप समूह तो भारत का है, तो यह आंकड़ा हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। याद रखिएगा, सामान्यतः आपको लिखा हुआ रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन यह भारत के मुख्य भूमि का फैलाव है, अक्षांशीय फैलाव मतलब पूर्व पश्चिम का फैलाव, कि ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लेकिन अगर संपूर्ण भारत की बात आएगी तो हम अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम क्या है भारत का, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स गिनेंगे, जो मैं आज बोल रहा हूं उसको आप लोग सुनकर लिख लेना। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स गिरते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो मुख्य भूमि के लिए कन्याकुमारी और संपूर्ण भारत के लिए इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। निकोबार द्वीप समूह क्यों, चूंकि बाद में जब द्वीप की चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा कि वो क्या है। तो यह भारत का अक्षांशीय फैलाव हो गया, मतलब ये फैलाव का हो गया। अब देशांतरीय फैलाव मतलब उत्तर दक्षिण। तो जो देशांतरीय फैलाव है भारत का वह 68, और ये नॉर्थ है, चूंकि हम लोग तो इक्वेटर से ऊपर है ना, तो ये सारे जो निरूपण है वो क्या है, उत्तर, नॉर्थ है। अब दूसरा आता है देशांतरीय फैलाव। तो देशांतरीय फैलाव जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। चूंकि आपको याद होगा कि हम लोग जो इंटरनेशनल जो लाइन है वो 0 डिग्री देशांतर है, जो कि पीछे है, इंग्लैंड के तरफ है, ग्रीनविच में। हम लोग इधर है, इंग्लैंड से पूरब की ओर है, इसलिए ईस्ट है।
तो 68 डिग्री 7 ईस्ट क्यों है, इस चीज़ को मैं बताया, इस चीज़ को याद रखना है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये क्या है, देशांतरीय फैलाव है। यह क्या है, देशांतरीय, मतलब आप यह मान के चलो कि जो यह आपका भाग आ रहा है यह 68 डिग्री 7 मिनट, और यह जो आ रहा है वो 97 डिग्री 25 मिनट, जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है। अब बोलोगे बिल्कुल सही सर, अब तो मज़ा आ गया कि हमने भारत के बाहरी इलाकों को भी समझ लिया और अब भारत के फैलाव को भी समझ लिया। अब सवाल आता है परीक्षा उपयोगी, जो फेज 3 होता है वह क्या होता है कि अब हम लोगों को यह समझना है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स दैट, कि भाई दूरी स्ट्रेच क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स गिरे हैं मैं देखा हूँ। तो इस चीज़ को याद रखना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कश्मीर से कन्याकुमारी की जो दूरी है लगभग 3200 किलोमीटर है। कितना है, 3200 किलोमीटर है। और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से लेके और एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, मतलब मैंने ये पहले उत्तर दक्षिण बताया, आप पूरा पश्चिम में बता रहा हूँ। तो कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रेन भी चलती है, याद होगा। के की दूरी है 3200 किलोमीटर और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की दूरी है 2900 किलोमीटर। ये भी एक क्वेश्चन का सेगमेंट रह सकता है, इसलिए आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि भारत की लंबाई कितनी है और भारत की चौड़ाई कितनी है। अब सवाल अगर पूछा जाए, मैं अब आपको आप ही के शब्दों से बांधूंगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, चीज को याद रखना, इसका मतलब देश की बात हो रही। तो हम बोलेंगे पाकिस्तान है, कहाँ है सर, तो यहाँ है पाकिस्तान है। अफगानिस्तान, देखो अभी एक चीज को समझना, चूंकि हम लोगों के साथ ना किताबों में बड़ा भ्रम का जाल है। एक तरफ जब हम हिमालय को पढ़ेंगे तो काराकोरम अब भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं रह गई है, चोटी अब हो गई है कंचनजंगा। क्यों, चूंकि काराकोरम तो चला गया है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। लेकिन जब पड़ोसी राष्ट्र की बात होती है तो हम अखंड भारत को पकड़ते हैं। तो उस लिहाज से भारत के पड़ोसी राष्ट्र में देखिए पाकिस्तान बिल्कुल ऊपर में है। अफगानिस्तान का जो इलाका आपको दिख रहा होगा, ये अफगानिस्तान का इलाका, ये भारत के बिल्कुल ऊपर में जाकर थोड़ा सा सटता है जम्मू कश्मीर से, जो कि अब नहीं है, लेकिन वो हम लोग पढ़ते हैं। फिर क्या हो गया, चीन हो गया, फिर क्या हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल के बाद क्या हो गया, भूटान हो गया, भूटान के बाद क्या हो गया, म्यांमार हो गया, और म्यांमार के बाद क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। उंगली दौड़ रही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, यह भारत से सटे हुए पड़ोसी राष्ट्र हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटती है। अब आप बोलिएगा कि सर श्रीलंका छूट गया। श्रीलंका छूटा नहीं है। श्रीलंका और मालदीव यह भारत के दो पड़ोसी द्वीप राष्ट्र हैं। श्रीलंका और मालदीव जो हैं यह भारत के दो पड़ोसी द्वीप राष्ट्र हैं, चूंकि ये चारों तरफ से जल से घिरे हुए। चलो बोलोगे वेरी गुड सर। अब सवाल आता है कि सर 1 डिग्री देशांतर को तय करने में लगभग 4 मिनट लगता है। हम बोलेंगे लगता है, बात तो सही है। भारत का फैलाव जो है और समय का निर्धारण देशांतर से होता है। देशांतर मतलब जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं हैं। बोलोगे हाँ सर होता है। तो सर 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 6 मिनट, मतलब लगभग 68 और 97, मतलब मान के चलो कि लगभग 30 डिग्री देशांतर का फर्क है। 29 है तो 30 लगभग मान के चलो। तो बोलोगे कि सर उस हिसाब से 4 मिनट के हिसाब से तो 120 मिनट का अंतर हो जाएगा ना। इसका मतलब तुम सवाल पूछोगे कि अगर एक देशांतर को क्रॉस करने में, ये भी क्वेश्चन आता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मूवमेंट में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट, याद रखना है 4 मिनट। तो उस हिसाब से 30 देशांतर के बीच में अगर फैलाव है तो 120 मिनट का अंतर हो जाएगा। अब मतलब क्या है, गुजरात का भाई के हाथ में अगर वो पूछता है कितना बजे छू, तो आदमी अगर बोलेंगे कि अभी 9, तो अरुणाचल वाला आदमी बोलेगा कि भाई 11 बज रहा है। तो भारत के लिए विषम परिस्थिति हो जाती। इसीलिए भारत ने लगभग बीचों बीच जो है 82 डिग्री 30 मिनट, लगभग बीचों बीच मतलब 82 डिग्री 30 मिनट, वो यहाँ आ रहा है। लगभग मान लो
अब ये देखो, ये तुम्हारा क्रॉस कर रहा है नीचे 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 है इलाहाबाद, यहाँ क्या है इलाहाबाद है, यहाँ क्या है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जिस देशांतर से गुजरता है, इलाहाबाद कहाँ है, इलाहाबाद आपके नक्शा पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ सर इलाहाबाद तो यहाँ है। तो जो ये इलाहाबाद है, ये दिस वन इज द इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पर बसा हुआ है। इलाहाबाद कितना पे बसा हुआ है, 82 डिग्री 30 मिनट। तो 30 मिनट को क्या बोले हैं, ऐसे। अब इसी को अगर दशमलव में परीक्षा में आ जाएगा तो 82.5 डिग्री, अगर यह भी लिखा हुआ है 82.5 डिग्री तो वही है, लेकिन जब इसको मिनट में कन्वर्ट किया गया तो 0.5 मतलब आधा मिनट, आधा मतलब मिनट मतलब आधा मिनट मतलब 30 है कि नहीं। अगर 0.5 है तो घंटा में अगर ये चल रहा है तो उसको 60 मिनट का घंटा होता है, तो आधा मतलब 30 मिनट, तो 30 मिनट है। इस चीज़ को याद रखना है। तो यही जो इलाहाबाद के ऊपर से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसको भारत के लिए जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के तौर पे माना गया। अब सवाल तुम्हारे परीक्षा में आ सकता है कि यह जो 82 डिग्री 30 मिनट यहाँ हम देख रहे हैं जो इलाहाबाद से गुजरता है, यह भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो हम जवाब देंगे उत्तर प्रदेश, जहाँ इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, ओके सर। मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़, ओके सर। छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, ओके सर। और आंध्र प्रदेश और बाहर निकल गए। मतलब जो 82 डिग्री 30 मिनट की जो देशांतरीय रेखा है वह भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए गुजरती है। बोलोगे चलिए सर बहुत। अब सवाल आता है कि अक्षांश की बात हो रही है सर, पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाओं का जाल है वो आप बता रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं हैं, तो भारत की सबसे प्रमुख अक्षांश रेखा कौन है? तो तुम बोलोगे कि सर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तर, कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तर। 23.5 डिग्री मतलब यह देखिए यहाँ पे कर्क रेखा है जो कि आपके मिजोरम वगैरह, त्रिपुरा वगैरह से होते हुए पश्चिम बंगाल और इस तरह से गुजरती है। यह भारत से गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। अब यह गुजरती किन किन राज्यों से है, नक्शा पर समझो। यहाँ पे देखो ये 23.5 डिग्री गुजरात से गुजरेगा, बोलोगे हाँ सर गुजरेगा। फिर गुजरात के बाद यह मध्य प्रदेश से गुजरेगा, बोलोगे सर गुजरेगा। मध्य प्रदेश के बाद जो है यह छत्तीसगढ़ से गुजरेगा, बोलोगे हाँ सर गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड से गुजर रहा है। झारखंड में बाकी जगहों का तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसी मान्यता थी कि झारखंड में छोटा नागपुर के पठार में नेतरहाट करके जगह है, वह भी कर्क रेखा से, कर्क रेखा वहाँ से भी होकर गुजरती। तो झारखंड हुआ। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यहाँ है सर। पश्चिम बंगाल के बाद वो बांग्लादेश में घुस जाएगा। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। यह जो राज्य हैं इनसे होके कर्क रेखाएं जो हैं वह गुजरती हैं। कर्क रेखाएं इन राज्यों से होकर गुजरती हैं। बोलोगे ठीक है। आप बताओगे कि सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मजेदार सवाल, बेहद ही मजेदार सवाल आप लोगों के सामने आया है कि कुछ एक ऐसा चीज बताओ जो कि कर्क रेखा की विशेषता को बताता हो। भाई तुम लोग को तो देख कर लगता है, जो ऑनलाइन में हो, जो देख रहे हो, कि वो महाभारत वाली स्थिति थी सभा सन्न सब लोग डरे, कुछ थे खड़े कुछ खामोश पड़े। खामोशी नहीं होगी, ऊर्जा का संचार करना है। तो सारे कर्क रेखा और मकर रेखा वह इक्वेटर के पास, मतलब अगर यह इक्वेटर है, अगर यह इक्वेटर है, अगर यह क्या है इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन ये हुआ, बोलोगे कि हाँ सर इक्वेटर लाइन तो ये हुआ। अगर यह इक्वेटर है और यह ग्लोब है, बोलोगे हाँ सर, तो यह कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री उत्तर, और यह मकर रेखा हो गया 23.5 डिग्री दक्षिण। तो कर्क रेखा और मकर रेखा वह रेखा होती है जहाँ इसी रेखा तक सूर्य की किरणें जब दोपहर के 12 बजते हैं तो वह लंबवत होती है, मतलब एकदम परपेंडिकुलर। सूर्य की जो उपस्थिति है बिल्कुल दोपहर में कर्क रेखा, विषुवत रेखा से कर्क रेखा और विषुवत रेखा से मकर रेखा, मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस क्षेत्र की। यही वह क्षेत्र है मात्र पृथ्वी पर जहाँ जब दोपहर होता है तो सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं। उसके बाद जैसे ही हम 23.5 डिग्री से ऊपर जाएं या 23.5 डिग्री से नीचे जाएं तो दोपहर भी होगा, 12 भी बजेगा, दोपहर बोलेंगे भी, लेकिन वह सूर्य जो है, सूर्य की किरणें तिरछी रहेंगी, स्लैंट रे होता है,
बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, स्लैंट रहेगा, तिरछी किरणें रहती हैं। तो यह कर्क रेखा की सबसे बड़ी पहचान। अब परीक्षाओं में बीपीएससी और मैंने राजस्थान की भी परीक्षा को देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा को, उत्तर प्रदेश, कभी कभी यह सवाल आया है कि भारतीय भूगोल के पिता के तौर पे किनको जाना जाता है, हु इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया। भारत के भूगोल के पिता कौन है? जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल जो थे वो भारतीय भूगोल के पिता कहे जाते हैं, जिनका जीवन काल 1742 ईस्वी से लेकर 1830 ईस्वी तक रहा। काफी चर्चा हो गई, संपूर्ण चर्चा हो गई, लंबी जा रही, जाना भी है। वी नीड नॉट टू वरी, बिकॉज अगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस चलेंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस जो होते हैं ना वो मजेदार होते हैं। अब हम लोग बिल्कुल तेजी से समराइज्ड फॉर्म पे, चूंकि अभी तक जो हम लोग पढ़े वह 3200 2900 ये सारा क्वेश्चन है, ये सारा कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, भारत की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है, सब सिर्फ प्रश्न है जो गिर रहा है। अब इस प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है? अब 4 राज्य दे दिया गया, अब पूछा जाएगा इससे जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहाँ से होकर गुजरती है या कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। याद रखना है, इन राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है या गुजरती है। तो अगर ये राज्य याद रहेंगे तो हम पक्का टिक मार देंगे। तो सवाल ऐसा होता है, अब तुम समझ रहे होगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि यू हैव टू रिमेम्बराइज ऑल द थिंग्स। अब सवाल आता है भारत के भौगोलिक भूभाग को विभागों में बांटने का। अब सवाल आता है भारत के भौगोलिक भाग को विभागों में बांटने का कि उसको आप कितने विभागों में बांटते हैं। तो मूलतः अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ मेनी सेगमेंट वी कैन डिवाइड और want to describe our country इंडिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं, अब इस महासमर के तरफ लगेंगे हम पल भर में। भारत को समझने के लिए हम भारत को समझना शुरू करेंगे उत्तर से, हम भारत को समझना शुरू करेंगे उत्तर से। जब मैंने कहा कि हम भारत को समझने की शुरुआत उत्तर से करेंगे, मतलब क्या है? पहला पर्वतमाला, पहला पर्वतमाला या हिमालयी पर्वत श्रृंखला। दूसरा, अभी मैं पहले लिख देता हूं फिर क्रमवार बताऊंगा, मैदानी इलाका। तीसरा पठार, चौथा रेगिस्तान, पांचवा देखते जाओ, पर्वतमाला, मैदानी इलाका, पठार, रेगिस्तान, तटीय मैदान, छठा द्वीप समूह। अब बोलोगे कि सर लिख तो दिए, क्या क्या लिख दिए? तो सबसे पहले अब मैं एक एक को उठाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार से क्रमवार रखने की कोशिश की है इन सभी चीजों। पहला सेगमेंट पर्वतमाला, पहले रिपीट कर दे रहा हूं जो मैंने 6 टर्म लिखा है। पर्वतमाला है, मैदानी इलाके हैं, पठार है, रेगिस्तान है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। अब जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं रटवा दूं, मेरा उद्देश्य यह है कि मैं नक्शे के साथ आपको समझा दूं। यू विल अंडरस्टैंड द कंटेंट, द फैक्ट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ। दिस वन इज माई मोटो। अब देखो इसके लिए मैंने क्या किया ना, इस मानचित्र को पकड़ा और क्रमवार चलते हैं। सबसे उत्तर कहाँ? भारत का उत्तरतम बिंदु कौन है? जवाब दोगे सर इसमें सोचना है, जम्मू कश्मीर, भारत का मुकुट। यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर जो यह इलाका है जो आपको मटमैला कलर का दिख रहा होगा, जो भारत के उत्तर में अवस्थित है, यह आप देख रहे हैं ना, यही है पर्वतमाला, यही है पर्वतमाला, उत्तर की पर्वतमाला यही है। अब एक एक करके दिखाएंगे और लास्ट में दिखा देंगे कि कैसे मैंने क्रमवार लिखा। अब परीक्षा के लिहाज से बिल्कुल तय समझना है कि भाई पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है? हिमालय पर्वतमाला। सवाल आता है कि ये सर आप बता रहे हैं यहां से लेके और यहां तक है, तो इसका फैलाव कितना किलोमीटर का है? तो फैलाव कितना किलोमीटर का है? 2400 किलोमीटर। फैलाव कितना किलोमीटर का है?
हिमालय का फैलाव है 24 किलोमीटर। अब इस फोटो को देखने से, इस मानचित्र को देखने से ही आप समझ जाइएगा कि यह जो उत्तर की हिमालय पर्वतमाला है यह किन किन देशों से अपने ताल्लुकातों को रखती है। जवाब दोगे सर पाकिस्तान है सर, अफगानिस्तान है सर, नेपाल है सर, चीन है सर, भूटान है सर। हम बोलेंगे और इधर देख रहे हैं ना म्यांमार है सर। ये भी हिमालय की सबसे आखिरी श्रृंखला है, शिवालिक श्रृंखला। मतलब हिमालय जो है अपना फैलाव पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ अपने क्षेत्र का जो है वह रखता है, संबंध रखता है। अब बोलोगे मजा आ गया सर, बड़ा मजा आ गया सर। अब उत्पत्ति कैसे हुई हिमालय की, उत्पत्ति कैसे हुई? तो आपको यह सरल भाषा में मैं बता देता हूं कि पहले, सबसे पहले पूरा धरती क्या था? एक था, जिसको जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, सारे जो महाद्वीप हैं वो एक थे, जिनको पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। बोलोगे हाँ सर कहा जाता था। वह पैंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट था वह दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड आधा ऊपर और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड ऊपर और गोंडवाना लैंड नीचे, पहले दो भाग में टूटा और उसके बाद वो धीरे धीरे टूटा। तो वस्तुतः यह जो है अंगारा लैंड के दक्षिण में था, टेथिस सागर के नाम से यह क्षेत्र आता था। लेकिन भारत जो था, मैंने पहले भी अपनी कक्षा में बताया है कि जो आज आप अफ्रीका का मेडागास्कर का जगह देखते हैं, जो अफ्रीका का मेडागास्कर का जगह देखते हैं, तो वहां से यह जो भारत किसका हिस्सा हुआ? दक्षिण का था, मतलब गोंडवाना लैंड। तो यह जो भारत का जो पूरा भूभाग देखते हैं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस वन ये समझे, उसको स्टेपल करवा दीजिए। तो जो गोंडवाना लैंड है वो भारत के मेडागास्कर से संबंध रखता था। तो मेडागास्कर से यह धीरे धीरे तैरते तैरते यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद जो पहले टेथिस सागर था वहाँ पर क्या हुआ? अंगारा लैंड का जो टेक्टोनिक प्लेट्स है और गोंडवाना लैंड से जो भारत आया उसका टेक्टोनिक प्लेट्स टकराता है, जिसके कारण कि जब दो प्लेट टकराएंगे तो क्या होगा? कोई ना कोई जो भारी है वो नीचे और हल्का ऊपर की ओर उठेगा, चूंकि वो अंदर घुसना चाहेगा। बोलोगे हाँ सर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अभी जैसे ये है, एक लेवल पे रहेगा तो खाली टकराते रहेगा, लेकिन अब ये भारी है। तो गोंडवाना लैंड भारी था, जिसपे अभी आपका भारत का जो आप ये सारा ये जो इलाका देखते हैं मेडागास्कर से ये भारी था, तो ये नीचे से घुसा, नीचे से घुसा तो क्या हुआ? यह जो अंगारा लैंड का हिस्सा था वो ऊपर की ओर उठा और उसी से हिमालय की उत्पत्ति हुई। चलो ठीक, उत्पत्ति भी समझ गए। अब हिमालय को ऊंचाई के आधार पे कुछ भागों में बांटा जाएगा, जैसे परा हिमालय, जिसको ट्रांस हिमालयन कहते हैं। ट्रांस हिमालयन का मतलब काराकोरम, लद्दाख, कैलाश की चोटी, ये सभी जो क्षेत्र आते हैं एकदम उत्तरतम क्षेत्र, मैं बात कर रहा हूं एकदम उत्तरतम, एकदम बाहरी क्षेत्र की, वो ट्रांस हिमालयन के क्षेत्र आते हैं, जिनकी औसत चौड़ाई 40 किलोमीटर होती है। याद रखना, ट्रांस हिमालयन के क्षेत्र काराकोरम, लद्दाख और कैलाश, बम बम भोले, महाकाल, तो वह क्षेत्र आता है औसत चौड़ाई 40 किलोमीटर के साथ। अब उसके बाद तीन है जो सब जानते होंगे, और इसलिए मैंने ट्रांस हिमालयन की चर्चा की। चौथे हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी से ऊंची पर्वत की श्रेणी है, जिसमें भारत में कंचनजंगा है। अभी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूं। कंचनजंगा है। काराकोरम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया है, ऐसे काराकोरम रहता, लेकिन काराकोरम पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो भारत में वास्तविकता में जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह कोई और नहीं, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा भारत में है। फिर मकालू हुआ, एवरेस्ट नेपाल और चाइना से संबंध रखता है। जो हिमाद्री पर्वतमाला होती है, जो श्रृंखला है हिमालय की, वह अब उपस्थिति समझ लो, 3 सेगमेंट 4 सेगमेंट। पहला तो मैंने कह दिया सबसे ऊपर ट्रांस हिमालयन, ये हो गया नॉर्थ और ये है साउथ। उसके बाद जो है हिमाद्री, यह क्या है? हिमाद्री। उसके नीचे हिमाचल, इससे आसानी से तो कोई याद ही नहीं करेगा, और ये शिवालिक। यही हिमालय का फैलाव है, ट्रांस हिमालयन, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ही शी, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, और बच गया क्या? ट्रांस हिमालयन जो सबसे उत्तर में। तो हिमाचल जो है इसकी औसत चौड़ाई 3700 से 4500 मीटर होती है, याद रखना।
जो हिमाद्री थी उसकी औसत चौड़ाई 6000 से 6500 सेंटीमीटर। सारी ऊंची चोटियां यही हैं, सब एवरेस्ट वगैरह सब यही हैं। बोलोगे ठीक है सर कि एवरेस्ट, काराकोरम, कंचनजंगा, मकालू सब यही है, ठीक। अब उसके बाद हिमाचल आया, तो हिमाचल की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एवरेज हाइट ऑफ हिमाचल। प्रमुख स्थल कुल्लू मनाली दार्जिलिंग, याद हो गया। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर, याद रहेगा सर। शिवालिक सबसे बाहर, आउटर मोस्ट, ये देख रहे हो ना, ये मैंने बोला है ना कि मैं आपको बताऊंगा सबसे लास्ट जो एकदम हल्का कलर हो जाता है, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी औसत ऊंचाई जो होती है 900 से 1100 मीटर होती है, 900 से 1100 मीटर होती है। देहरादून वगैरह यहीं आता है, देहरादून, कोटली दून, ये सभी जो जगह हैं, शहर हैं छोटे छोटे रमणीक जगह, वह शिवालिक के क्षेत्र में आते हैं। अब शिवालिक से जुड़ा हुआ एक सवाल आता है, आपको यह याद रखना है कि यह जो शिवालिक, मैंने बताया ना कि मानचित्र से बताऊंगा, शिवालिक के अधीन जब आप इसको देख रहे हैं कि ये इधर आया और ये इधर गया, तो यह जो मेघालय के तरफ आता है, तो शिवालिक पहाड़ी का ही हिस्सा है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ जो कि आप मानचित्र में देखिए भारत और बांग्लादेश के लिए सीमा का भी काम करते हैं। गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ सभी आपको तीनों दिखाई दे रही होंगी। गारो, खासी और जयंतिया यह सीमा का काम करती हैं, किसके किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। अब हो गया सर, बोलोगे कि मजा आ गया सर, मैं पर्वतमाला को तो हम लोगों ने समझ लिया। मैदान को कुछ समझना ही नहीं है। मैं भारत को इसीलिए बोला कि मैं भारत को ऊपर से लेके चल रहा हूँ। यह नॉर्थ है और यह साउथ है, यह ईस्ट है और यह वेस्ट है। मैंने पर्वतमाला की पढ़ाई कर ली। अब पर्वतमाला के नीचे जो है ना वो मैदान है। पर्वतमाला के नीचे यह जो हरा वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, यह मैदानी इलाका है। यह जो हरा वाला क्षेत्र है यह आपका क्या है? मैदानी इलाका है। आप मेरे हाथ को देखिए, ये इधर पूरा इधर से आसाम वगैरह से होके, और यह जो है पश्चिम बंगाल वगैरह का, यह मैदानी इलाका। आपको याद रखना है कि इस मैदानी इलाका के उत्तर में क्या है? पर्वतमाला। उत्तर में क्या है? पर्वतमाला। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या आपको दिख रहा है? या तो पाकिस्तान चले जाओ या तो मरुस्थल आ जाओ। या तो पाकिस्तान, इसका फैलाव पाकिस्तान तक है, कुछ हद तक पश्चिम में ही थार का मरुस्थल भी है। बोलोगे ठीक है। दक्षिण में क्या है? पठार है। और पूरब में क्या है? पूरब में पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। सही बात है सर, पहाड़ियां तो हैं, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, पूरब की पहाड़ी। ये हुआ इसका लोकेशन, और इसी के लिए मैं पढ़ाता हूँ। इसका जो पश्चिम से पूरब के तरफ का जो टोटल फैलाव है वह 3200 किलोमीटर आता है। सिंधु से मैं शुरू कर रहा हूँ, पाकिस्तान का भी क्षेत्र है ना, तो 3200 किलोमीटर आता है। और इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, 150 से 300 किलोमीटर। उदाहरण के लिए असम में 90 से 100 किलोमीटर भी हो जाएगा, और पंजाब में 500 किलोमीटर भी हो जाएगा। वस्तुतः यह जो उत्तर के मैदानी इलाके हैं, यह सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, मानचित्र पर आपको गंगा दिख रही होगी, और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों प्रमुख नदियों और उसकी सहायक नदियों के आसपास का फैला हुआ क्षेत्र है। लोकेशन समझ लो, सिंधु बाहर, गंगा भारत में, ब्रह्मपुत्र अरुणाचल से घुसती है, तो वो नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास का यह क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र है। यही इसकी कुल समराइज्ड फॉर्म है कि हाँ भाई यही मैदान। और यह विश्व का, यह परीक्षा में आ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ पथ किसे कहा जाता है? तो यही उत्तर का जो मैदानी इलाका है, इसको विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ पथ कहा जाता है। और यही कारण है कि हम लोग इसको बास्केट ऑफ क्रॉप के भी नाम से समझ सकते हैं। यह कृषि का एकदम समझो कि ये है, यहाँ का जो उत्पादन है वह दुनिया के लिए, अगर हमारे उत्तर के मैदानी इलाकों में कृषि उत्पादन कम जाए तो इसका प्रभाव सिर्फ हमारे संबंधित राष्ट्रों पे नहीं पड़ेगा, तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब बोलोगे सर सेकंड हो गया, पर्वत हो गया सर, मैदान हो गया सर, अब पठार। यह पठार का फैलाव देख रहे हो,
पूरा, मतलब मैं बात कर रहा हूं गोंडवाना लैंड की, यही तो आया था, यही आके सटा और ये सब मैदानी इलाके और हिमालय की पर्वतमालाएं बनी, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो यह जो है पठारी इलाका, तो पठारी इलाका में मूलतः मैं नक्शा पे बता देता हूं कि तुमको याद रहेगा। हम लोग जब विद्यार्थी जीवन में थे तो हम एक ही पठार जानते थे, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कह दिया ना, मतलब हम लोग मान लेते थे ये है, लेकिन अब जो है इनको तोड़ तोड़ के तुम लोगों को इसकी उपस्थिति समझ लेनी है। जैसे यह जो जोन है यह मालवा का पठार है, यह जो जोन है यह क्या है, मालवा का पठार है। उसके बाद इधर क्या आता है, मांडेर का पठार, इधर क्या आता है, मांडेर का पठार, और मांडेर के पठार के बाद इधर क्या आता है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार तो याद रहेगा, झारखंड है ना भाई अपना, वो भी है इसी में। तो मालवा, मांडेर और छोटा नागपुर, ये तीन हो गया। उसके बाद मेजर दक्कन का पठार, और दक्कन के ही पठार में सब सेगमेंट आ जाता है। कर्नाटका जिसमें है उसको कर्नाटका का पठार बोलते हैं, आंध्र प्रदेश जिधर है उसको आंध्र प्रदेश का पठार बोलते हैं। लेकिन वस्तुतः अगर हम लोग याद रख लें कि मालवा का पठार, फिर मांडेर का पठार और उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, ये हो गया इसके उत्तर में, और उसके बाद पूरा दक्कन का पठार है जिसे हम आज के समय में कर्नाटक का भी पठार, कर्नाटक के क्षेत्र को, फिर बहुत सारे छोटे छोटे हैं, तेलंगाना पठार कह देता है, आंध्र प्रदेश का पठार कह देता है, लेकिन वो दक्कन का पठार याद रखो, काम हो जाए। यह तुम्हारा पठार का भौगोलिक भाग है। याद रखना पठार मतलब यह जो पीला वगैरह वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये मैं इस क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात आगे होगी जो सीमा रेखा से सटे हुए क्षेत्र हैं, तो पठार हो गया। तो अब बोलोगे कि सर इसके नीचे पठार भी हो गया, इसके नीचे पठार भी हो गया। अब इसी पठार के पीछे में क्या है, भारतीय महामरुस्थल, यह देख रहे हो ना, भारतीय महामरुस्थल जिसे हम लोग थार का मरुस्थल का। अब ये सवाल है, थार का मरुस्थल, जो थार का मरुस्थल है 2.38 लाख किलोमीटर स्क्वायर, थार का मरुस्थल भारत में 2.38 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर जो हवा चलती है और जो बालू होता है उसके कारण जो प्रमुख आकृतियाँ बनती हैं, जो परीक्षाओं में आ सकता है कि बालू का टिब्बा, मशरूम रॉक कहाँ पाया जाता है, तो थार मरुस्थल में। कहाँ पाया जाता है, थार मरुस्थल में। थार मरुस्थल के लोकेलिटी को याद रखना है, यह थार मरुस्थल है, यह मूलतः अरावली पर्वत जो श्रेणी है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अरावली पर्वत श्रेणी, मेवाड़ से पश्चिम, इसके आपके पश्चिम में जो क्षेत्र आता है वो थार का मरुस्थल है, जो भारत के साथ साथ राजस्थान के साथ साथ कुछ हद तक यहाँ पर आप देखिएगा गुजरात के, उत्तरी गुजरात और पाकिस्तान में फैला हुआ है एक विशाल भूभाग। बोलोगे सर ये भी हो गया। अब सवाल आता है रेगिस्तान के बाद तटीय मैदान, ये और ये, इसको पश्चिमी तटीय मैदान वेस्ट कोस्ट और इसको ईस्ट कोस्ट कहते हैं, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट की सीमा किससे सटी हुई है, अरब सागर से, और पूर्वी तटीय मैदान की सीमा किससे सटी हुई है, बंगाल की खाड़ी से। याद रखने का जरूरत है। आप एक चीज देख रहे होंगे, इधर जो हरा जगह ज्यादा है, मतलब अगर तटीय मैदान की बात आती है तो जो पूर्वी घाट के तटीय मैदान हैं, ईस्ट कोस्ट के तटीय मैदान, उनकी चौड़ाई ज्यादा है अपितु की पश्चिमी घाट के तटीय मैदान से, अपितु की पश्चिमी घाट के तटीय मैदान से। ये हो गया। और उसके बाद अब द्वीप समूह, लक्षद्वीप छोटा समूह, मैंने बताया था 1947 की वो घटना जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने त्वरित सेना भेजकर लक्षद्वीप पर कब्जा जमाया था, जबकि लक्षद्वीप की अधिकांश आबादी मुस्लिम थी, ना उसे भारत की का पता था ना पाकिस्तान। लेकिन जिसके कारण पाकिस्तान जब पहुंचता है तो भारत के अधीन देखकर वो वापस लौट जाता है और लक्षद्वीप भारत का हिस्सा हो जाता है, मात्र 24 वर्ग किलोमीटर। लेकिन महत्वपूर्ण क्या कि अगर यह पाकिस्तान का होता तो भैया जैसे इधर परेशान करता है ना, ये सब हम लोग को इधर से भी परेशान करता, चारों तरफ से घेर के कर, तो भारत के लिए सामरिक तौर पे महत्वपूर्ण। और अब बात आता है अंडमान और निकोबार, बड़ा फेमस है भैया, याद रखियो। लक्षद्वीप को सरदार जी ने कब्जा लिया, अंडमान को जापान ने दिया था, किसको दिया था, सुभाष चंद्र बोस को। इत्तेफाक है, आज भी नहीं पता चला हम भारतवंशियों को कि उनकी मृत्यु कैसे हो, लेकिन ये उनको दिया गया था आज़ाद हिंद फौज को। काला पानी की सज़ा जो होती थी वह यहीं पर अंडमान में कैदियों को भेजा जाता था। एक कई द्वीपों का द्वीप समूह जो दो भागों में मूलतः विभक्त है, अंडमान और निकोबार। मैंने अभी एक बात कहा था ना, एक्चुअली अंडमान और निकोबार जो है ना, इसका फैलाव थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा है। यह जो है मेजॉरिटी दो
10 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री अक्षांश जिसको 10 डिग्री जलमार्ग भी कहते हैं, 10 डिग्री जलमार्ग, 10 अंश अक्षांश, यह अंडमान और निकोबार के बीचों बीच से गुजरती है। यह अंडमान और निकोबार को 2 भागों में विभक्त करती है। और इसी का जो सुदूरतम बिंदु है, आप यहाँ देख रहे होंगे, इंदिरा पॉइंट है। सवाल आ सकता है भारत का सुदूरतम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट अगर दिया हुआ है तो इंदिरा पॉइंट पे क्लिक लगाना है, कन्याकुमारी पर नहीं लगाना है, क्योंकि यह भारत का ही अंग है। बड़ा महत्वपूर्ण, आज भी भारत में सबसे ज़्यादा अगर सरकार सभी समस्त राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में अगर किसी पर ध्यान देती है तो वह अंडमान और द्वीप समूह, लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूह हैं जो भारत के लिए जिम्मेवारी हैं। काहे? यह मुख्य भूमि से दूर हैं, यह भारत की जिम्मेवारी है कि इनका विकास रुकने ना पाए। वो मोदी जी की है ना कविता, देश नहीं झुकने दूंगा, तो बचाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि आज से 2003-4 की बात है, तभी वहाँ पे जितने ट्रैफिक लाइट्स वगैरह होते थे ना, वो इलेक्ट्रॉनिक होते थे, सेंसर युक्त होते थे। तो काफ़ी विकास कर रहा है यूपीएससी में, इसके लिए अलग कैडर होता है। द्वीपों पर भारत की विशेष नज़र होती है, क्यों? चूँकि यह सामरिक तौर पर भी भारत के प्रगति का द्योतक हैं और मददगार होते हैं। और सबसे बड़ा चीज़, पूरे भारत में एकमात्र जो ज्वालामुखी है वह कहाँ है? अंडमान निकोबार में ही, बैरन द्वीप पर। यह भी सवाल आता है कि भारत में ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप पर है एकमात्र ज्वालामुखी, जो कि अंडमान निकोबार का हिस्सा है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज संक्षिप्त किंतु पूर्ण जो परिचर्चा हुई फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, उससे आपको पूरे भारत को समझने में अच्छा लगा होगा। एक बार ब्रशअप कि मैंने क्या क्या है, क्यों ऐसा लिखा था। देखिए, मैदान पढ़ लिए सर, मैदान के नीचे पर्वतमाला, ओके सर, उसके नीचे मैदान, ओके सर, उसके नीचे पहाड़, ओके सर, उसके पीछे मरुस्थल, ओके सर, इधर जो है तटीय मैदान, ओके सर, और ये द्वीप समूह। मैंने यह जो भाग लिखे थे जिसके आधार पे हम भारत को समझने जा रहे थे, वो इसीलिए मैंने लिखा था कि आप क्रमवार भारत को समझेंगे। यही भारत है हमारा भारत, समृद्ध भारत, अखंड भारत, प्रगति करता भारत। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।